नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं गौरव प्रधान जी को। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, गौरव जी से अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये कह रहा था कि आज आपके बैकग्राउंड के साथ ये जो अलग-अलग तरीके की शाल आप लेते हैं वीडियो चर्चा के दौरान, ये मैंने बात करते-करते ही ध्यान दिया दर्शकों। तो ये बड़ा अच्छा लगता है और जिस तरीके से आप शाल लेते हैं। बहरहाल आज सबसे पहले इस वीडियो में कोई और बात करने से पहले गौरव जी, आपके शॉल कलेक्शन के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास। ये कश्मीर की देन है। 4 साल में 70 बार जा चुका हूँ। हर बार एक शॉल पत्नी के लिए ले आता हूँ और आपके सामने ओढ़ के उसको बैठ जाता हूँ। जी, दर्शकों, गौरव जी के साथ जब कोई चर्चा होती है तो वो एक बड़े आयाम पर, मामला तो होता है अपने आसपास का, और अपने आसपास का तो मैं बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठ के आपसे वीडियो पर बातें किया करता हूं। तो कांग्रेस के युवराज, स्वनाम धन्य राहुल गांधी, और जिनको अगर ये कहा जाए कि किरासन बाबू पर आगे बात होगी कि क्यों उनको किरासन बाबू कहा जा रहा है, तो वो अपनी सो कॉल्ड भारत न्याय अन्याय यात्रा 26 तारीख से छोड़कर 1 मार्च तक गायब रहने वाले हैं। मजे की बात यह है, 26 को वो दिल्ली चले जाएंगे। कहा गया कि साहब कई सारी मीटिंग्स हैं, दिस एंड दैट हैं। उसके बाद वो कहां जा रहे हैं? उसके बाद वो कैम्ब्रिज में उनके 2 भाषण लगे हुए हैं। ऐसा क्या होता है? चाहे किसान पार्ट 1 याद करिए, किसान आंदोलन के नाम पर जो भी शंभू तामियाना तना है इस समय, उसको आप ध्यान रखिए। ऐसा जब भी कुछ देश में हो रहा होता है या होने की आगे मौसम बन रहा होता है, राहुल गांधी की एक सो कॉल्ड संदिग्ध टाइप की विदेश यात्रा जरूर हो जाती है। पहले इस आयाम पे बात करेंगे। दूसरा आयाम गौरव जी के साथ हम उठाएंगे कि पन्नू जो मच्छर के बराबर है, जो एक यूट्यूब पर वीडियो बना के धमकी देने के नाम के अलावा और कुछ नहीं करता है, आखिर उसको सैम बहादुर अमेरिका इतना महत्व क्यों देता है, इतना बचाता क्यों है? कनाडा का क्या रिश्ता है? कनाडाई खालिस्तानियों का क्या रिश्ता है? पन्नू यूएस में रहता है। तो इन दोनों आयामों पर बात करेंगे। गौरव जी, ये आपके किरासन बाबू फिर चले विदेश? देखिए मतलब लोगों को तो ये अचंभा होता है, स्टोरी होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं होती है, क्योंकि अब एक सेट पैटर्न हो गया है कि जब भी देश में अराजकता फैलानी होती है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं। और अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं। आपको अगर याद हो, जब पिछला किसान आंदोलन हुआ था, मैं उसको भी किसान आंदोलन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो भी एक खालिस्तानी ऑपरेशन था। 28 या 27 दिसंबर को राहुल गांधी विदेश यात्रा पे गए, माता जी भी विदेश यात्रा पे गईं और दोनों एक ही जगह गए, यूएस। और उस दिन मैंने रात में लिखा था कि 26 तारीख यानी 26 जनवरी, जो कि 1 महीने बाद थी, मैंने लिखा था 26 जनवरी पे बवाल होना है और मोस्ट कोशिश होगी रिपब्लिक डे परेड को डिसरप्ट किया जाए या लाल किले को। और 1 महीने बाद वही चीज आपके सामने हूबहू जैसी लिखी थी वैसी प्रस्तुत हो गई। तो ये कहना कि राहुल गांधी विदेश यात्रा जाते हैं, कैम्ब्रिज में लेक्चर, ये कैमोफ्लेज है। लेक्चर एक बहाना होता है पब्लिक को दिखाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं और लेक्चर के लिए, लेकिन वो पीछे जो मीटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि कोवर्ट ऑपरेशन हम सब करते हैं। अब मैं भी 50 जगह जाता हूँ, आपने भी एक पैटर्न देखा होगा। मैं भी जाता हूँ तो जाने के बाद कांड हो जाता है। तो ये कहना कि कैम्ब्रिज में लेक्चर देने जा रहे हैं, राहुल गांधी में लेक्चर देने की कोई ना हैसियत है, ना उनकी काबिलियत है किसी भी रूप में कोई लेक्चर देने की। राहुल गांधी केवल इंस्ट्रक्शन लेने जाते हैं कि कैसे आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था
कि ये केरोसिन बाबू में केरोसिन शब्द कहाँ से आया था। अगर आप लोगों को याद हो, दोहरा देता हूँ, छोटा-सा बात है। केरोसिन दुनिया में कोई इस्तेमाल अब नहीं करता, मतलब दुनिया में हम भारत की बात करते हैं, भारत में कोई इस्तेमाल नहीं करता केरोसिन। आपको भी केरोसिन सुने हुए मेरे ख्याल से 10-15 साल तो हो चुके होंगे, मुझे भी 10-15 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। बचपन में हम लोग सब केरोसिन लेके आते थे राशन की दुकान से घर के लिए। लेकिन आने वाले वक़्त में पिछले कम से कम 10 साल में केरोसिन गायब हो गया। केरोसिन केवल 2 लोग इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम में मूलतः देखा जाए। एक भारतीय फ़ौज और एक पाकिस्तानी फ़ौज। और वो दोनों इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो ईंधन के रूप में और गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्वयं को गर्म करने, कमरे को गर्म करने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, वो केरोसिन होता है, वहाँ गैस इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसलिए केरोसिन इस्तेमाल होता है। तो भारतीय फ़ौज तो राहुल गांधी को कोई केरोसिन पे ध्यान देगी नहीं और ना वो मिलेगी। यानी कि पाकिस्तानी फ़ोर्स ही ऐसी है। अब पाकिस्तानी फ़ोर्स में जवान तो मिलेगा नहीं राहुल गांधी से, या मेजर या कर्नल लेवल ऑफिसर तो मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा तो जनरल मिलेगा, ये लोग मिलेंगे। और उस समय मैंने आपको बताया था कि आईएसआई के जो हेड हैं, वो जनरल हैं, जो कि फ़ौज में थे, जिनका हाई एल्टीट्यूड पे एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। केरोसिन शब्द वहाँ से आया था। तो राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं 26 से 1 मार्च, जो भी डेट है। आने वाले समय में बहुत बवाल होना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये चुनाव महाभारत है। इसके बाद महाभारत नहीं होगी। या तो धर्म की स्थापना होगी, और अगर हमारे लोगों की मूर्खता की वजह से अधर्म की स्थापना हो जाती है, तो भारत 100 साल पीछे जाने को तैयार है, और भारत के कितने टुकड़े होंगे, क्योंकि अब अगर कांग्रेस आती है, तो वो 10 साल या 15 साल वेट नहीं करेगी, वो 5 दिन में काम करके दिखाएगी। और वो 5 दिन में आपका देश बिखरेगा। आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, क्या बात समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो राहुल गांधी का ये एक पैटर्न हो चुका है, विदेश जाना और लौट के भारत में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन लेने जाते हैं टूल किट का, जो भी आपके सोरोस गैंग है, दुनिया भर के जो, और सीआईए कबाल है, वो इंस्ट्रक्शन देती है अब क्या काम करना है। अब आने वाले टाइम में आप देखिए, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करेंगे। राहुल गांधी, देखो मकसद एक है, मकसद एक केवल ये है कि किसी तरह हिंदुओं को बिखरा के रखना है, क्योंकि बिखरा हुआ हिंदू उनकी ताकत है। अगर हिंदू एक साथ आ गया, हिंदू समझदार हो गया, हिंदू ने अपनी प्याज और तेल और जो भी टमाटर के पैसों से ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए अगर वोट दिया, तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं बटेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में एंग्री यंग मैन की छवि को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय व्यवस्था से परेशान हो चुका है। लेकिन दिक्कत ये है कि एंग्री यंग मैन को ये नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या बोलना है। ठीक है ना? अब आपने वो एक फ़िल्म एक्ट्रेस है, उसका नाम बार-बार रिपीट करते हैं। क्या उनकी मान मर्यादा को, उनके पिता के दोस्त की बहू है वो। तो जो अपने पिता के दोस्त की बहू की मर्यादा नहीं रख सकता, वो इंसान भारत की मर्यादा क्या रखेगा? और यही कारण है कि राहुल गांधी को ना भारत माता से कोई मतलब है, ना भारत से कोई मतलब है। राहुल गांधी को केवल कुर्सी चाहिए, ताकि किसी ना किसी रूप में उनका खानदान का रूल एस्टैब्लिश हो। बिल्कुल गौरव जी। और आपने जब कहा, और आपने कई वीडियो में कई चर्चाओं में बात करते हुए इस बात को बड़े डिटेल और बड़ा इसका रेशा रेशा खोला है राहुल गांधी की प्रकृति का, कि जिनको लोग बड़े आसानी से पप्पू उपनाम से बुला देते हैं, कहते हैं कि इनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन प्रारब्ध के इसी मंच पर दर्शकों,
इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो तमाम वीडियोस आपको मिलेंगे जहां राहुल गांधी के असली चरित्र कि वह कितने खतरनाक व्यक्ति साबित हो सकते हैं भारत के लिए, और दरअसल वो कोई अप्पू पप्पू नहीं है। वो वेल कैलकुलेटेड आदमी है। गौरव जी, आपने जो इनके बदजुबानी की बात की ना, जैसे ही यूपी में घुसे उसके बाद इनके बदजुबानी का भी सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, एक बात को मैं अभी जोड़ूं तो सो कॉल्ड ये जो सप्लायर आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, जो कुछ भी पार्ट 2 के रूप में प्लान किया गया है, आप देखिए तो शुरू में यह आंदोलन चला, प्रयास ये हुआ कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के किसान इसमें शामिल हो, कोई रिस्पांस नहीं मिला। बॉर्डर पर इनको रोक दिया गया, पंजाब में ही ये गंद मचा रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसी भी हिस्से से इनके समर्थन में धरना, अनशन, प्रदर्शन, इसकी कोई खबर नहीं आ रही है। देश में इनका इकोसिस्टम एक बार सक्रिय होने का प्रयास किया, जो कांग्रेस के सपोर्ट से है, आपाइयों के सपोर्ट से है, लेकिन उसका भी आम जन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्या होता है, बीते 72 घंटों में अचानक से इंटरनेशनल जो इको टूल किट है इनका इकोसिस्टम का, वो सक्रिय होता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बाकायदे एक पगधारी सिख जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के साथ ये किसानी आंदोलन को जोड़ के बात करता है। इंटरनेशनल जो कुछ भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोशिश करते हैं, और उसी बीच में राहुल गांधी विदेश जाते हैं। तो ये सारा कुछ एक ऐसा ताना बाना है जो सामने सच को रखता है। तो क्या पिछली बार किसान आंदोलन पार्ट 1 की तरह जो दिल्ली में एक दंगा फसाद हुआ था, इस बार हालांकि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों कमिटेड दिख रही है, इनको कोई बवाल नहीं मचाने दे रही है, बैरिकेड्स है, सब है, ये अपने पहले चरण में असफल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी तलब किया गया है विदेश में कि अब तुमको कैसे करना है इसको। देखिए, दिक्कत ये है, और मैं थोड़ा-सा इसको मज़ाकिया तरह से ले रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। आपने आजकल एक कांसेप्ट सुना होगा कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम, और हमारे और आपके ज़माने में कांसेप्ट होता था वर्क फ्रॉम ऑफिस। दोनों में बहुत अंतर है। जो ये कबाल है, ये वर्क फ्रॉम होम में विश्वास रखता है। राहुल गांधी वर्क फ्रॉम होम के चैंपियन हैं। तो उन्हें ज़मीन की हकीकत का पता ही नहीं है। वर्क फ्रॉम ऑफिस करा होता तो हकीकत पता चलती। तो वो वर्क फ्रॉम होम के एक्सपर्ट हैं, जिनमें उनकी एक्सपर्टी केवल एंग्री यंग मैन शो करने की है, ऊल-जलूल बात करने की है, किसी भी मर्यादित महिला के बारे में जो उनके पिता की पुत्रवधू है, उसके बारे में ओछी हरकत और बिलो द बेल्ट कमेंट करना, ये उनकी वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि भारत की सड़कें नापी नहीं है उन्होंने। एसी बस में बैठ के और एसी गाड़ियों में बैठ के भारत की सड़कें नहीं नापी जाती हैं, उतरा जाता है। आप बताइए कितनी पंचायत में ये साथ बैठे, कितनी पंचायत में इन्होंने डिस्कशन करा। ये केवल खड़े होके और उल-जलूल बातें करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा अपने आप में एक फ्लॉप यात्रा है। राहुल, मैंने कई बार इस चीज़ को लिखा है कि मौका देखा जा रहा है कब वहाँ से भागा जाए, क्योंकि इन्हें लगा था कि ये यात्रा करके जितनी राम जन्मभूमि के माध्यम से जो एक यूनिटी हुई है हिंदुओं में, उसकी हवा ये अपनी यात्रा में ले जाएँगे। लेकिन सच्चाई ये है, अगर कैमरे को ज़ूम आउट करके इनकी वीडियो देखी जाए, जो कि नहीं आ रही हैं, लोकल लोग देख रहे होंगे। ज़ूम आउट करके अगर इनकी फ़ोटो निकाली जाए, तो केवल इनकी यात्रा में इनके अलावा इनकी सिक्योरिटी और लोकल पुलिस और या लोकल चमचे होंगे, इससे ज़्यादा कोई पब्लिक नहीं है। रहा सवाल, आपने जब खालिस्तानी की बात करी, तो खालिस्तानी को मैं कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ कि इसका प्रोड्यूसर सैम पिटोडा और आईएसआई है। जब मैंने कहा सैम पिटोडा, तो सैम पिटोडा का मतलब होता है सीआईए, क्योंकि वो सीआईए का आदमी है। इसका डायरेक्टर 10 जनपथ है, ठीक है? माताजी इनकी डायरेक्टर है। तो पैसा इत्यादि जो भी है वो प्रोड्यूसर से आया है, यानी सीआईए और आईएसआई सैम पिटोडा से आया है।
डायरेक्टर माताजी हैं, जो कि 10 जनपथ है। स्क्रीन प्ले हुडा ने लिखा है, क्योंकि जो हरियाणा की सरकार उखाड़ फेंकना कांग्रेस की प्रायोरिटी है, थी और है। और वो इसलिए है क्योंकि हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में एक राज्य पड़ता है। दूसरी बात, हरियाणा में रॉबर्ट वडेरा का बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, पूरी की पूरी जमीन खाई हुई है। कोरियोग्राफर वही है जिसने पिछली बार मसाज और पिज्जा डिलीवर करा था और सहूलियतें डिलीवर करी थी। तो इसका जो आपका कोरियोग्राफर है वो आम आदमी पार्टी उर्फ नटवर लाल है। कास्टिंग डायरेक्टर इसके हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि अभी भी सरकार के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, उसमें सबसे ज्यादा बातचीत में रोड़ा कौन अटका रहा है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर। क्योंकि उनका उद्देश्य है ही नहीं जो बहाना लेके कर रहे हैं। एक्टर खालिस्तानी है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खालिस्तानी कोई आज की बात नहीं है। जब 1984 में ये हुआ कि इंदिरा गांधी नहीं जीत सकती, 1983 में ये बात कंफर्म हो गई थी कि अगले चुनाव में इंदिरा गांधी किसी भी रूप में, किसी भी प्रावधान के थ्रू वो चुनाव नहीं जीत सकती। और चुनाव ना जीतने का मतलब है सत्ता कांग्रेस के हाथ से, यानी परिवार के हाथ से खिसकनी। तो 2 सिखों को खड़ा करा गया जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, और पूरा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में चला गया। अगर मैं ना कोई पुलिस वाला हूं, ना कोई आईबी वगैरह का बंदा हूं, लेकिन मेरी अपनी सोच ये बताती है कि अगर डीप रिसर्च करी जाए तो दोनों मरने वालों को, वो दोनों सुपारी किलर थे, जिसको खालिस्तान का नाम दिया गया था, ताकि किसी पे तो दोषारोपण करा जाएगा ना, हत्या का दोषारोपण किसी पे तो करा जाएगा कांग्रेस का। अब जो माताजी हैं उन पे तो नहीं करा जा सकता। तो खालिस्तानी हमेशा, जो लैंड ओनर हैं, पंजाब के करोड़पति किसान हैं, जिन्होंने मजदूर लगा के किसानी करते हैं, जो कभी महीनों खेत में नहीं जाते हैं, उनके लिए टाइम पास क्या है? उनके लिए टाइम पास है हड़तालें करना, प्रोटेस्ट करना। और आपको मैं डेट में नहीं जा रहा, क्योंकि आपके कुछ अच्छे जो वक्ता हैं चैनल पे, उन्होंने डेट वाइज इसके बारे में बोला हुआ है, लेकिन मैं डेट के हिसाब से नहीं जा रहा कि 11 नवंबर को कौन सी मीटिंग हुई, 24 नवंबर को कौन सी मीटिंग। मैं आपको एक मूल बात बता देता हूँ। बाकी आप लोग, मैं जानता हूँ सारे दर्शक पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अपने आप रिसर्च कर लेंगे। अभी का जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको मैं किसान आंदोलन नहीं बोलता हूं, इसका रूपरेखा तैयार उस दिन हुई थी जिस दिन श्री राम मंदिर तीर्थ स्थल ने प्राण प्रतिष्ठा की डेट फाइनल करी थी। उस डेट को फाइनल करने के बाद सबसे पहले कोशिश करी गई कि उसमें जब नरेंद्र मोदी को इनविटेशन दिया, अगर आपको याद है, राम तीर्थ क्षेत्र वालों सारे लोग गए थे प्रधानमंत्री को इनवाइट करने प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उस दिन ये डिसाइड करा गया था कि नरेंद्र मोदी को रोकना कैसे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने हमटी डमटी शंकराचार्यों को आगे करा, ताकि सनातनियों के दिमाग में एक कंफ्यूजन डाला जाए कि मंदिर अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, और प्रेशर के माध्यम से वो डेट को चेंज करा जाए। जब वो डेट चेंज नहीं हुई, तब इन्होंने अपना जो ये टूल किट है खालिस्तानियों का, इसको आगे करके, और पूरी जो हवा बनी है राम मंदिर के माध्यम से, उस हवा को
मतलब अपने पक्ष में करने के लिए किसान आंदोलन। लेकिन एक चीज ये लोग भूल गए, और वो ये भूल गए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने एक बार कर दिया पिछले किसान आंदोलन में, हम भी जानते थे खालिस्तानी आंदोलन है, लेकिन फिर भी पब्लिक का सपोर्ट था। आज के टाइम में पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। और भारत की पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, पंजाब की आम जनता भी इनके साथ नहीं है। और जो हरियाणा के लोग हैं, जो हरियाणा के किसान हैं, जो हरियाणा के जाट किसान हैं, उन्होंने बोला है कि इनको घुसने दो, हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। रहा सवाल वेस्टर्न यूपी की बेल्ट और जो बाकी किसान बेल्ट है, ये प्राइमरी शुगर केन बेल्ट है, जिसपे 8% नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी 2 दिन पहले बढ़ा के और इनकी हवा निकाल दी। तो अब ये वहां जाएंगे नहीं। हरियाणा बेल्ट कट गई है, पंजाब के लोग इनके साथ हैं नहीं। तो ये आप एक बात समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी का चरित्र और अरविंद केजरीवाल का चरित्र एक एनार्की के व्यक्ति का चरित्र है, गवर्नेंस का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, किसी भी रूप में समाज के लिए काम करने का नहीं है। उसका मूल चरित्र एनार्की है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं पिछले आंदोलन में कि हम 26 जनवरी की परेड को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर सकते, हमें वो डिस्टर्ब करनी चाहिए। तो आप सोच लीजिए, एक चीफ मिनिस्टर जब इस तरह की इंटरनल मीटिंग में बात करता है, तो उसकी सोच एनार्की से ज्यादा कुछ नहीं है। वो राष्ट्र के लिए नहीं है, वो एनार्की। और जब ये अब आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। 2011 में इजिप्ट अपराइजिंग हुआ था। आपको याद है, हुस्न मुबारक की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया था। हुस्न और मुबारक की वो सरकार गिरा दी गई थी जी। रिजीम चेंज के लिए हुआ था। रिजीम चेंज कौन करता है इस दुनिया में? चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन का इराक हो, और चाहे आजकल वो रशिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, और यहां तक कि नेपाल हो। रिजीम चेंज कौन करता है? रिजीम चेंज सीआईए का हथियार है कि जो सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी, हमारे हमारे फायदे के लिए काम नहीं करेगी, उसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है सिविल अपराइजिंग। और सिविल अपराइजिंग के माध्यम से सरकारों को उखाड़ा जाता है। 2011 की इजिप्ट की अपराइजिंग, अब उस अपराइजिंग के चरित्र आप देखिए, उसमें 60 से 70% युवा थे। तो आप कहीं भी पैटर्न देख लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, यहां तक कि रशिया हो गया, यहां पर किसको आगे करा जा रहा है रिजीम चेंज के लिए? युवाओं को। तो विक्टोरिया न्यूलैंड, जो रिजीम चेंज एक्सपर्ट है अमेरिका की सरकार में आज की डेट में, वो जहां जहां गई वहां वहां अपराइजिंग होनी शुरू हुई, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, और आपके और जो यूरोपियन देश हो। भारत में भी ये वही चीज इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल करा वर्क फ्रॉम होम का। जब आपको ग्राउंड की रियलिटी पता ही नहीं है, आप केवल एसी कमरे में बैठ के प्लानिंग करते हैं। भारत का युवा, भारत में 62% युवा है, 62 से 65% युवा है। इन्होंने सोचा भारत में रिजीम चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है युवाओं को भड़काना। और अगर आप पैटर्न देखें 2014 से 2024 तक का 10 साल, तो चाहे वो रोहित वेमुला का केस हो, चाहे वो अवार्ड की वापसी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल का ज्ञान हो,
चाहे इंटेलेक्चुअल द्वारा लिखे हुए लेटर्स की बात हो, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, और फार्म प्रोटेस्ट हो, और आज का खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो, सब में कॉमन चीज क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, युवाओं को भड़काना। इसीलिए अप्रैल 2020 में मेरी एक पोस्ट है जिसमें चौथा पॉइंट लिखा था, सिविल अपराइजिंग। ये आज की नहीं, ये पिछले 10 साल की कोशिश है कि सिविल अपराइज करके, सिविल राइट्स करके किसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना है। ये कबाल जो राहुल गांधी विदेश जाके इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जो सीआईए के लोग हैं, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की जो लॉबी है, ओबामा की जो लॉबी है, जहां से ये इंस्ट्रक्शन लेके भारत आते हैं, किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाओ, क्योंकि भारत अगर संपन्न देश हो गया तो वेस्ट का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा, अगले 1000 साल के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाओ। लेकिन एक चीज ये भूल गए इस पूरी प्लानिंग में, कि भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। वो राम की ताकत को भूल गए, वो राम की ताकत को गेज नहीं कर पाए, और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से राहुल गांधी अपनी यात्रा में हमेशा ये कहते हैं, ये राम राम बोल के, जय जय श्री राम, वंदे मातरम बोल के क्या हो जाएगा, और क्या पागल हो, भूखे मर जाओगे, इस तरह की। अब आप समझ रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन, ये शब्दावली कहां से आ रही है और क्यों आ रही है? ये वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे। और राहुल गांधी का अभी का विदेश जाना चुनाव से पहले की रणनीति तैयार करनी है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम महाभारत में अब एंटर कर चुके हैं। युद्ध में कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो चुका है। बिल्कुल और गौरव जी, जी जी। और ये खूनी संघर्ष है। अब खूनी संघर्ष का ये मतलब नहीं है अवनीश भाई को गोली मार दो, गौरव प्रधान को गोली मार दो। खूनी संघर्ष का अर्थ ये है कि इसमें कोशिश करी जाएगी किसी न, अब जैसे आप एक चीज समझो, लड़ाई कई रूप में लड़ी जाती है। जब राष्ट्रों के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है तो हमारी फौजें लड़ाई लड़ती हैं। लेकिन जब लड़ाई सभ्यता की होती है, जब लड़ाई एक सभ्यता पे अपना वर्चस्व अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश होती है, कायम रखने की, बिल्कुल ठीक बात। कायम रखने की कोशिश होती है, तो उसमें सदियों पुराने हथियार यूज करे जाते हैं जो आज भी प्रेवलेंट हैं, जैसे कि रेप। मैं आपके दर्शकों से बड़ी छोटी बात पूछ रहा हूं। भारत में आज की जनसंख्या 140 करोड़ है। आजादी के वक्त, मेरे पास कोई सेंसस डेटा नहीं है ना, मैं बता रहा हूं, मैं अंदाज बोल रहा हूं, एक रफ एस्टिमेट बोल रहा हूं समझाने के लिए। आजादी के समय में भारत की जनसंख्या 20 से 25 करोड़ रही होगी, और जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या मतलब सिंगल डिजिट परसेंटेज में थी। यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 1-8 करोड़ मुसलमान रहे होंगे, 2 करोड़ रहे होंगे। अब यही चीज आप 600 साल पहले ले जाइए, तो 600 साल पहले भारत की जनसंख्या 10 करोड़ से कम होगी, और मुसलमानों की संख्या कुछ हजार या कुछ लाख होगी, 10-12 लाख, 15 लाख, इस तरह से होगी। महापालिका नहीं था तब, नगर पालिका नहीं था वहां, हाउसिंग बोर्ड नहीं था 600 साल पहले, वेलफेयर बोर्ड नहीं था 600 साल पहले। जमीनी जमीन थी, आपको किसी बोर्ड में जाना नहीं है, अपना खूंटा गाड़ो, घर बना लो, अपना खूंटा डालो, कुछ भी बना लो। तो क्या कारण है कि मुसलमानों ने अपनी मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर बनाई, जबकि वहां नमाज पढ़ने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है? इसी को युद्ध कहते हैं, क्योंकि वहां पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए
अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए आपने हिंदुओं की आस्था के हर वो बिंदु पे हमला करा जहां से हिंदुओं पे राज कर सकते हैं। राहुल गांधी अलग कर रहे हैं कुछ? जब जय श्री राम का मजाक बनाते हैं, जब अब बोलते हैं कि वहां दलित नहीं था, ओबीसी नहीं था, प्रधानमंत्री ने तो सारे मजदूरों पे फूल पुष्प वर्षा करी थी। तो जो इम्प्रैक्टिकल चीजें, देखो लेफ्ट हमेशा इम्प्रैक्टिकल रहा है। लेफ्ट की कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी सोच प्रैक्टिकल सोच नहीं है, थ्योरेटिकल सोच है। राहुल गांधी वही थ्योरेटिकल सोच लोगों के दिमाग में डाल रहे ताकि हिंदू समाज बिखरे, और जितना हिंदू समाज बिखरेगा, कांग्रेस को चुनावी फायदा उतना ही ज्यादा होगा। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा एक वो मोमेंट है इतिहास में जब हिंदुओं ने अपनी जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ के भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हुए। आज राम मंदिर जाता है, कोई पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? तो राम मंदिर जिस तरह से यूनिटी ला रहा है हिंदुओं में, और आने वाले समय में, मैंने आप ही के शो में बताया था, किसी का सवाल दिमाग में था कि काशी क्यों नहीं, मथुरा क्यों नहीं, राम मंदिर क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम के चरण संपूर्ण भारत में पड़े हैं। प्रभु श्री राम को रामेश्वरम में भी पूजा जाता है, गुजरात में भी पूजा जाता है, और अयोध्या में भी पूजा जाता है। दायरा प्रभु श्री राम का बहुत व्यापक है, एक छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम की स्थापना जरूरी थी, जो यूनिटी कर रहा है। ये यूनिटी इन्होंने सोचा यात्रा के माध्यम से बिखराएंगे, जो ये असंभव हो गया। फ्लॉप यात्रा हो रही है, टोटली फ्लॉप यात्रा हो रही है। तो अब इन्हें विदेश से कॉल आई है, भाई तुम आओ, हम थोड़ा दूसरी बात करते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वो लेके जाओ, इस यात्रा से कुछ नहीं निकलना। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, और आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की बात की, तो इस सप्लायर और खालिस्तानी सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसमें अच्छा मजे की बात देखिए, उनका नाम भी कुछ डल्लेवाल या दल्लेवाल टाइप का है। वो बुजुर्ग, उनका वीडियो जो टहल रहा है, उन्होंने कहा जी मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊपर हो गया है, तो ये बात तो स्थापित हो गई, सत्यापित हो गई। दूसरा, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन लगातार, उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का जब नाम लिया, तो उसमें भी वो राम मंदिर के संदर्भ में बोले कि राम मंदिर में क्या था, वहां अमिताभ बच्चन नाच रहा था, राम मंदिर में क्या था, वहां ऐश्वर्या राय नाच रही थी, इस तरह की भाषा। तो ये तो साफ भाषा दिखाई दे रहा है। भाषा की मर्यादा ये बता देती है कि व्यक्ति की सोच किस लेवल की है। आपको भी शायद अमिताभ बच्चन पसंद हो ना हो, मुझे नहीं पता, मुझे भी पसंद हो नहीं हो, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक मूल बात यह है कि अमिताभ बच्चन मेरे पिता की उम्र के हैं। जैसे मैं सुब्रमण्यम स्वामी सर के बारे में लिखता हूं, मैं हमेशा उनको स्वामी सर लिखता हूं, और लोग मेरे को बोलते हैं कि ये सर के लायक नहीं है, इनको सर मत बोलिए, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे पिता की उम्र के हैं। उनकी राजनीति, उनकी अपना जो कार्य है, देश को बिखराना या किसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन एक मर्यादित व्यक्ति की संस्कार होते हैं, एक चरित्र होता है कि वो चीजों को परख के उसको अलग-अलग करके देखने की काबिलियत रखे। राहुल गांधी जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग करा गया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे ऐश्वर्या जी हो, चाहे और कोई हो, ये दर्शाता है कि ये परिवार अपने अलावा किसी को भी सत्ताहीन होते नहीं देख सकता। सत्ता पे जन्मसिद्ध अधिकार इस परिवार का है, ये भारत को अपनी पर्सनल बपौती मानता है। ये राहुल गांधी के शब्द बताते हैं, और ये शब्द वो बताते हैं जो उनकी मां से उन्होंने सीखा होगा, क्योंकि राहुल गांधी ये पैदा लेके तो हुए नहीं है।
ये घर में बात होती होगी दादी के साथ या नानी के साथ या माताजी के साथ, तो ये शब्दावली वहीं से सीखी है ना। भई अगर आप अपने परिवार में जो आपके परिवार में आपका कार्य देखते होंगे, चाहे घर की साफ-सफाई हो या आपके ड्राइवर हों, आप किस तरह से बिहेव करते हो उनसे, वही तो आपके बच्चे बोलेंगे। अगर बिल्कुल, आप संस्कार उनसे वहीं अच्छे से आते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे, आपके हम-उम्र हैं, आपसे छोटे हैं, तो आपके बच्चे भी बड़े होके उनको काका बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, भैया बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। लेकिन आप अगर अपशब्द इस्तेमाल करोगे अपने काम करने वालों के लिए, तो आपके बच्चे तो आपकी परवरिश में बड़े हुए हैं ना। तो यानी ये स आपको अगर प गांधी परिवार का पूरा चरित्र सामने दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल सही बात है और वैसे भी किसी भी बच्चों में जो संस्कार है वो परिवार से ही आता है, परिवार के संस्कार ही उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो तो साफ-साफ बात है। वो उनकी मनोदशा बताता है, उनकी जो किस तरह से उनको नरिश किया गया है वो बताता है, उनका निजी संस्कार क्या है वो बताता है। उसके साथ फ्रस्ट्रेशन जो लगातार असफलता उनको दिखाई दे रही है, मिल रही है, 2024 का चुनाव सामने है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा एक जी। छोटा-सा उदाहरण और दूँ। जब ये बात हो ही रही है अयोध्या में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय वगैरह की, अंबानी मुकेश अंबानी जी के पुत्र प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। लोगों ने जो प्रेस थी उन्होंने भी पूछा उससे भई आपको कैसा लग रहा है आप प्राण प्रतिष्ठा में आए? तो अनंत का जवाब ये था कि मेरे लिए ये सौभाग्य है, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आया हूँ। मतलब इसी तरह से कुछ शब्दावली इस्तेमाल करी थी। अब कहने का अर्थ ये है अपने आप को समर्पण भाव से। अब दूसरी तरफ अगर मटेरियलिस्टिक वे में सोचा जाए, तो क्या अनंत अंबानी या मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे नहीं है मंदिर बना दे? वो राम मंदिर जैसे 10,000 मंदिर भारत में बनवा सकते हैं। मंदिरों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की भाषा और उस लड़के की भाषा, उस बेटे की भाषा, जिसने अपने आप जितनी इतनी दौलत और दुनिया भर की ताकत होने के बाद भी अपने आप को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में समर्पण भाव से आए। ये दर्शाता है कि परिवार की परवरिश कैसे हुई है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, ये बात तो स्थापित हो चुकी है। अच्छा तो राम एक फैक्टर इस सो कॉल्ड खालिस्तान आंदोलन के, उसी के साथ एक बात आपने सैम पित्रोदा का ज़िक्र किया, दर्शकों को केवल मैं जानकारी में ला दूँ, स्वर्गीय राजीव गांधी साहब उनको उठा के ले आए थे, उनके कभी सूचना सलाहकार हुआ करते थे, वो फ्रेंच दाढ़ी, वो लंबे बाल, बहरहाल यूएस का जो एक पूरा टूल किट और उसका जो रेज़ीम चेंज वाला एक तरीका है, वो 2014 और 19 के बाद 19 से के चुनाव के ठीक पहले दिखाई दिया। 2014 के चुनाव में ये बात समझ में नहीं आई अगर कुछ रही भी होगी तो। लेकिन 2019 में तो साफ-साफ इसको देखा गया, 2024 में तो बिल्कुल नंगा होके वो सच दिखाई दे रहा है। ऐसे में खालिस्तानी जब तब एक फौज के रूप में इन विघटनकारी या इस तरह के जो भी पॉलिटिकल आंदोलन है उसमें खड़े हो जाते हैं, उनकी फौज बन जाते हैं। अमेरिका का रोल आपने बता ही दिया, उसका इंटरेस्ट भी आपने बता दिया, उस कबाल का पूरा इंटरेस्ट बता दिया। मुझे एक मच्छर, खालिस्तानी मच्छर कह सकता हूं मैं उसको, जो पगड़ीधारी सिख भी नहीं है, मैं पन्नू की बात कर रहा हूं सर। ये अन्नू पन्नू जैसे एलिमेंट जो यूएस में है, बाकायदे संरक्षण पाते हैं और नहीं तो एक ऐसी घटना उसके सो कॉल्ड हत्या के प्रयास का क्या है, वो एक अजीब सा बेवकूफी थी वो। यूएस कितने फ्रंटों पर खेल रहा है भारत के साथ। देखिए, उससे इससे पहले एक बात आप समझ लीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया में एक सत्ता स्थापित हुई कोल्ड वॉर एरा, रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, और जिस सत्ता का नियम ये था कि जो भी आर्म्स, फार्मा और ऑयल को कंट्रोल करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, जो सुपर पावर की डेफिनेशन है।
कोरोना काल में भारत ने एक खेम खेला वैक्सीन का और खाने अनाज का, और मैंने तब भी लिखा था फूड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जियोपॉलिटिक्स। कहते हैं कि इफ यू कंट्रोल ऑयल यू कंट्रोल नेशन, इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। अगर आप ध्यान से सोचें और ध्यान से पढ़ें, विचार करें, थोड़ा गूगल रिसर्च करें, तो आपको दिखेगा कि अमेरिका जो है किसी ना किसी रूप में खाने को कंट्रोल करना चाहता है, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजेस हों उसके माध्यम से या और जो चीजें कृषि में हैं उनके माध्यम से। पन्नू और भारत में पंजाब हमेशा से एक एग्रीकल्चर स्टेट माना गया है, प्रतिबिंब के रूप में, कि अगर पंजाब एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट कोई करता है तो मतलब वो मान लिया जाता है कि पूरे भारत की हो रही है। जबकि अब ये बात सच नहीं है। पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है फूड बास्केट में वो बहुत कम रह गया है, और जो भी रह गया है वो पेस्टिसाइड्स वाला है, तो उसको लोग नहीं खाते हैं, बिकता नहीं है वो ज्यादा। पन्नू क्रिएट करा गया है खालिस्तान के लिए, ताकि वो पंजाब को हमेशा डिस्टर्ब रखे। अब आप देखिए ये सारा खेल हो रहा है, ये लोग कभी पाकिस्तानी पंजाब की बात क्यों नहीं करते? और जो पाकिस्तान पंजाब है वो कभी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता इनके साथ खड़े होने का। तो पंजाब को हमेशा से क्रिएट करा गया है भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, और उसके लिए वो सबसे पहली कड़ी थी जब इन्होंने गुरु नानक देव जी का गोल्डन टेम्पल पे हत्या, और बाद में इस चीज को पुख्ता करा गया, और वो जो 2 मर्डर किलर थे वो सीआईए के एजेंट ही थे। तो इंदिरा गांधी को मारने के बाद ये चीज पुख्ता हो गई थी कि इसमें रोल किसका है। पन्नू मेरे लिए 2 कौड़ी का जोकर है, जिसको केवल एक हथियार के रूप में सीआईए इस्तेमाल करती है, और पन्नू को ये कनाडा वाले, क्योंकि पन्नू एक टांग उसकी यूएस में रहती है और एक टांग कनाडा में रहती है, बीच का हिस्सा नायग्रा फॉल में झूलता है। तो पन्नू सीआईए एजेंट है। एस जयशंकर ने ये बात खुल के भी बोल दी है कि वो सीआईए एसेट है और हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। देखो, आप बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे खालिस्तान आंदोलन भी हुआ या पुराना पंजाब मोदी सरकार ने कुछ सीखा नहीं पिछले आंदोलन से, और ये आंदोलन में मोदी सरकार ने कुछ सीखा नहीं। काय के लिए घसीट रहे हैं, पुलिस भेजें, आर्मी भेजें, बम ड्रॉप करें, गोली मार दें, खत्म कर दें। आपने एक पात्र सुना होगा रामायण महाभारत में, बाबरिक, जो घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पोते थे। तो युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पूछा कि भाई अगर तुम्हें युद्ध खत्म करना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो किसी ने कहा 7 दिन लगेंगे, किसी ने कहा 15 दिन लगेंगे, अर्जुन ने कहा 28 दिन लगेंगे, दुर्योधन ने कहा 24 दिन लगेंगे, बाबरिक ने कहा 1 क्षण लगेगा। और जब उसने ये कहा कि 1 क्षण लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया, और उसने अपना सिर काट के भगवान श्री के चरणों में रखा, श्री चरणों में, जिसमें उसको वरदान दिया कि आदिकाल में तुम्हारी पूजा होगी खाटू श्याम के नाम से, तुम्हारा बलिदान याद रखे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उसने जो एक पल में कहा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते बेटा जाओ खत्म करो, जब तक हम रोटी खा रहे हैं तुम जाके मामला निपटा के आ जाओ। क्यों नहीं कहा? भगवान कृष्ण अगर चाहते तो अपने सुदर्शन से पल भर में पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, नहीं करा।
क्योंकि कुछ चीजें समय के हिसाब से होती हैं ताकि उसमें टोटल एक्सपोजर हो जाए। अगर हम अपनी ताकत से इस्तेमाल करके इन प्रोटेस्ट को एक दिन में खत्म करेंगे तो पब्लिक कहाँ से सीखेगी? क्योंकि अगर एक झटके में हम खत्म कर देंगे तो उनको पब्लिक की सिंपैथी मिल जाएगी। अभी हम चाहते हैं कि पब्लिक को समझ में आए, समाज को समझ में आए, ये कौन लोग हैं, ये देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हम देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं लेकिन ये लोग देश बर्बाद कर रहे हैं। तो जब तक डेमोक्रेसी में जब तक जनता की समझ में बात नहीं आएगी, तब तक हर चीज हेवी हैंड से सॉल्व नहीं की जाती। बिल्कुल गौरव जी, ये बात भी समझ में आती है। तो अच्छा पन्नू अब जी, जी, एक जी। सेकंड, तो हमारे लिए पन्नू कोई बड़ी चीज नहीं है। हुँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन सिग्नल मिला उस दिन 24 घंटे से ज्यादा पन्नू जिंदा नहीं रहेगा, चाहे वो किसी के भी संरक्षण में हो। एक बार की बात है, सिग्नल हमारे सामने, जब मैं हमारा बोल रहा हूं तो मतलब मैं बात कर रहा हूं जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, मैं नहीं हूं, मतलब मेरे मित्र वगैरह हैं। हाफिज सईद सामने था, उड़ा सकते थे। जब पीछे पूछा गया परमिशन के लिए तो रिजेक्ट हो गया, छोड़ दो इसे। बहुत गुस्सा आई थी उस रात, मुझे खुद पता है, मैं ट्विटर पे था और बहुत सारी चीजें मैं भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो बहुत खुंदक आई थी उस दिन, मन ही मन बहुत सारी गालियां निकली थी। लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा, तब समझ में आया कि अगर हम इस आदमी को उड़ा देंगे तो हम पाकिस्तान की लायबिलिटी खत्म कर देंगे, और अगर पाकिस्तान की लायबिलिटी खत्म कर देंगे तो हम भारत को सिक्योर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब तक लायबिलिटी पाकिस्तान की रहेगी उन लोगों को अपने यहाँ रखने की, क्योंकि वो उनके नाक गले की हड्डी बन चुके हैं, हमारे लिए उतना ही फायदा है, हम उतना ही अपने देश को सिक्योर कर सकते हैं। अगर उस रात उतार देते तो ये एफएटीएफ में कैसे जाते? एफएटीएफ में नहीं जाते तो ये कंगाल कैसे बनते? कंगाल नहीं बनते तो इनकी आतंकवादी सपोर्ट कैसे बंद होती? और सपोर्ट बंद जब तक नहीं होती तब तक भारत सुरक्षित कैसे होता? पूरी टाइमलाइन बाँच दिया आपने और हाँ, ये कहते हैं ना कि वन लाइन आंसर क्रम से जोड़ लीजिए, इमारत खड़ी हो जाएगी सारे समझ की। गौरव जी, आपने किसान आंदोलन पार्ट 1 और उसके अलावा समय-समय पर जब-जब देश में अशांति फैली है, उसकी प्लानिंग के लिए, उस पे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, उस पे एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए, उस पे अपना कान फुकवाने के लिए, चूरन लेने के लिए राहुल गांधी को तलब किया जाता है या राहुल गांधी खुद भाग के चले जाते हैं कि हाँ सर, अब आगे क्या? आपने कहा कि अगला समय और भारी पड़ने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर से उपजा हुआ जो भी समर्थन था, उसको काउंटर करने के लिए यात्रा फ्लॉप हो गई। राम मंदिर के नाम पर मोदी की ग्राफ नीचे गिराने के लिए सो कॉल्ड खालिस्तान आंदोलन किसान के फ्लेवर में पैदा किया गया, वो भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि उसको जीरो सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, अगला गेम प्लान क्या हो सकता है? ये कह के इसको कंक्लूड किया जाए। देखिए, राम मंदिर हो गया, उसको काउंटर करने की कोशिश करी गई यात्रा से, जो सुपर फ्लॉप हो गई। यात्रा को सुपर फ्लॉप करने और अब राम मंदिर की ग्राफ को नीचे यात्रा जब नहीं कर पाई, तो पहले तो राम मंदिर का ही ग्राफ को नीचे करने के लिए आपने शंकराचार्य लोगों को खड़ा करा, जो हमटी डमटी साधु हैं। उसके बाद वो नहीं हुआ तो आपने यात्रा आनन फानन में यात्रा तय कर ली। यात्रा चलती बाद में है, लोग पहले छोड़ के भाग जाते हैं, वो टोटल फ्लॉप हुई। जब वो फ्लॉप हो गई तो आपने खालिस्तानियों को आगे करा कि भाई कौन ये सिंपैथी लेंगे, लोगों की सिंपैथी लेंगे, लोग जुड़ेंगे, मोदी को गरियाएंगे। लोग के हाथ पहले जल चुके हैं, वो देख चुके हैं, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो राम मंदिर का ग्राफ वहीं का वहीं रहा और रोज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन जो डिस्कशन है वो दूसरा है, वो बुलाया दूसरी तरह से जा रहा है।
चुनाव कब होंगे? अप्रैल में। जहां तक मेरा अंदाज है कि ये चुनाव का पहला फेज वोटिंग का शायद 19 अप्रैल के आसपास होना चाहिए। रामनवमी कब की है? एक और वीडियो में ये बात हम लोगों ने किया था जी। 17 अप्रैल की रामनवमी है। अगर 19 तारीख को पहला फेज शुरू हो रहा है या 18, 19, 20 जो 19 मुझे लग रहा है, तो पहला फेज तो वाइप आउट है, सेकंड फेज भी वाइप आउट है। क्योंकि अभी तो इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी है, अभी इन्होंने रामनवमी नहीं देखी है। और एक चीज आपके दर्शकों को और बता दूं, इस बार होली पे रंग बरसे भीगी चुनरिया गाना कम बजेगा। इस बार गाना बजेगा बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। होली खेले तो रघुवीरा भी बजवा दीजिए। वो रघुवीरा वगैरह सब आएंगे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये जो टूल किट की प्लानिंग है ये देखिए, क्योंकि देखिए हमारा जो हिंदू समाज है वो बड़ा मासूम है। अब वो मासूम अपनी काबिलियत की वजह से है या सेकुलरिज्म की वजह से है, वो अलग बात है, लेकिन मासूम है। वो वहां तक नहीं सोच सकते जहां तक जो कबाल है वो सोचता है। तो राहुल गांधी का विदेश जाना उसकी यात्रा को लेके नहीं है, क्योंकि यात्रा में तो अब 10-15 दिन ही बचे हैं। मूल मुद्दा यह है कि रामनवमी का जो यूफोरिया होगा उसको कैसे काउंटर करना है ताकि पहले 2-3 फेज वॉश आउट ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अब समझ में आ रहा है कि मोदी का ग्राफ, राम मंदिर, ये सारी चीजें यथावत हैं, यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। तो अब रामनवमी और उससे सटा हुआ बिल्कुल जो चुनाव शुरू हो जाना है, अब उसकी प्लानिंग के लिए राहुल गांधी एक बार फिर इंस्ट्रक्शन लेने, क्योंकि वहां ये प्लानर थोड़ी ना, वहां से तो जाके खड़े होकर मेरे ख्याल से क्लास इनकी ली जाती होगी, इनको टास्क दिया जाता है और ये चले आते हैं और फिर कुछ खुरापात यहां शुरू करते हैं। लेकिन गौरव जी, आज की चर्चा का समापन मुझे लगता है कि केवल आधी लाइन से ही मेरे लिए करना पर्याप्त है। कोई है वही जो राम रचि राखा। तो दर्शकों, रामनवमी की आप सभी को अग्रिम बधाई, देश लोकतंत्र के महापर्व आने वाले चुनाव की भी बधाई। तो वही है वही जो राम रच राखा। और गौरव जी, आपने हमें आपसे जी अवनीश भाई एक रिक्वेस्ट है। सर। मैं वैसे तो मेरे को समय नहीं मिलता है कमेंट देखने का, लेकिन मैंने देखा है कुछ दर्शक पूछते हैं कि गौरव प्रधान के चैनल का लिंक क्या है। तो कृपया अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक डाल दीजिएगा, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, दर्शकों ने ध्यान नहीं दिया और मैं ये बताता हूं कि गौरव प्रधान जी के साथ जितने भी वीडियोस होते हैं, दर्शकों से अनुरोध है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाते ही गौरव प्रधान जी के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ऑलरेडी मिलता है। और सिर्फ लिंक ही नहीं मिलता है, बल्कि गौरव प्रधान जी के साथ जो पिछली कुछ करंट चर्चाएं रहती हैं, जो समसामयिक चर्चाएं हैं, जो इस वीडियो या किसी भी वीडियो के विषय को आगे बढ़ाती है या थोड़ा उसकी भूमिका बनाती है, उस वीडियोस के लिंक भी मिलते हैं। आप सभी ध्यान दें और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं और गौरव जी के चैनल को भी देखें और वहां तक पहुंचे, गौरव जी को से लगातार जुड़िए। दर्शकों, एक बार फिर दोहराऊं, वही है वही जो राम रच राखा। गौरव जी, आप शॉर्ट नोटिस पे हमें आज की चर्चा के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव प्रधान जी दोनों को आज्ञा दीजिए। जी जी बिल्कुल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है सभी दर्शकों से जो दिल्ली एनसीआर में हैं कि 27 तारीख को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं सुबह 10 बजे, और उसमें आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की राजनीति, पास राजनीति, चुनाव की राजनीति, पर्सनल ग्रोथ किसी भी रूप में या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड
कोई भी आप निःशुल्क है, उसमें आपको आने के कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको स्वयं आना है, अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने चैनल पे उसका लिंक शेयर करूँगा, आप लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आइए, क्योंकि अब चुनाव की बात शुरू हो रही है, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, जो मैं लिख नहीं सकता या बोल नहीं सकता, वो उन चर्चाओं में मैं खुल के बात करता हूँ। तो आप सबका स्वागत है। जी 27 फरवरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। मेरठ। जी दर्शकों, आप सभी से प्रारब्ध की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि 27 फरवरी को आप जो कुछ भी दर्शक या जो कुछ लोग आपके जानने वाले, कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां से भी देख रहे हैं, लेकिन मेरठ के आसपास एनसीआर तक कवर हो जाता है। मोदी जी ने ऐसी सड़क बनवा दी है कि बहुत जल्दी आप एनसीआर से निकल के मेरठ पहुंचते हैं। तो जरूर देखिए और विचारों को जानिए, विचारों को समझिए, अपनी बातें साझा कीजिए। 1 टू 1 बात होगी। वो बात होता है ना कि जब आमने सामने बैठ के बातें होती, बहुत सारी चीजें साफ होती हैं और आगे के लिए एक नए तरह का विजन बनता है। तो गौरव जी, आपने हमें समय दिया, हम लगभग विदाई दर्शकों से ले चुके हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। जय जय श्री राम।